प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में हमने तीन कवि पढ़ लिए हैं। आज से हमारा जो चौथा कवि है रघुवीर सहाय जी, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। उनकी कविता है आपके सिलेबस में, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रघुवीर सहाय एक बहुत बड़े समकालीन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि रहे हैं। उनके जीवन के बारे में एक बार हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम कविता का सार पढ़ेंगे और फिर कविता पर आते हैं। प्यारे बच्चों, सन 1929 रघुवीर सहाय के बारे में 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाएं अज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक। ये सप्तक होते थे जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी चलाते थे। 4 सप्तक चले थे। दूसरा सप्तक 1951 में आया था, जिसके एक बहुत बड़े सशक्त आधार स्तंभ कवि के रूप में इनको जाना जाता है। आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथा के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। संबंध और संबद्ध में प्यारे बच्चों अंतर होता है। यहाँ है संबद्ध यानी कि जुड़ा हुआ। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य का बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है। निधन सन 1990 दिल्ली में हो। कुछ होगा उनके विचार थे, ये उनके साहित्य के प्रमुख रचनाएं पंक्तियां हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का। तिलिस्म होता है जादू, करिश्मा। कहता है तिलिस्म न टूटे सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, मेरे अंदर जो कायर स्थापित है वह टूटेगा, अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के समकालीन वर्तमान दौर में हिंदी कविता की संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर उर्दू के शब्द हैं सारी। अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार सब ये उर्दू के शब्द हैं। बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। निसंदेह साफ सुथरे विचारधारा के अंदर कविताएं लिखी है। प्यारे बच्चों, घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। घर मोहल्ले आसपास में जिस प्रकार से होने वाली घटनाएं, जीवन चरित्रों के बारे में, मोहल्लों के बारे में, चरित्रों के बारे में कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना और स्थायी नागरिक बनाया है। हत्या लूटपाट आगजनी, डकैतियां, आग लगा देना, राजनैतिक, देखो कैसे लिखा जाता है, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल छदम धोखे, इनकी कविता में उतारकर खोजी पत्रकारिता विभिन्न प्रकार की जो घटने वाली जो घटनाएं हैं उनमें खोज करके जो खोजी पत्रकारिता है, सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। ये सनसनीखेज और जो खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, हमारे 12वीं कक्षा में भी है। खोजी पत्रकारिता और सनसनीखेज ग्लैमर से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनको हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं, पिट पत्रकारिता कहते हैं। कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मानुशासन, आत्मा की खोज का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, ठीक है, पेशे से एक पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं। इसलिए याद रखिए प्यारे बच्चों कि जो हम अगली कविता हमारी इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं वो भी पत्रकारिता से संबंधित ही है। तो इन्होंने इसलिए पत्रकारिता पर व्यंग कसा है, तंज कसा है, क्योंकि ये पत्रकार थे और पत्रकारिता के दौर में लोग किस किस तरह से लाभ उठाने लग जाते हैं उनका इन्होंने अपने इस कविता में वर्णन किया है। पेशे से पत्रकार थे, सिर्फ ये पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार, एक कहानीकार और कवि भी थे, कविता भी लिखते थे। कविता को उनका एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया।
जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है। जातीय आपस में जाति पाति की भावनाएं रखने वाला, व्यक्तिक एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति से व्यक्ति तक स्मृतियां उनकी यहाँ के नहीं के बराबर, इसलिए उनके दोनों दाव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास उजाला और व्यंग बूझी खुरदरी मुस्कान में से उनकी कविता पटी पड़ी है, कविता पटी हुई पड़ी है। छंदानुशासन, छंदों का अनुशासन के लिहाज से वे भी अनुपम है। छंदानुशासन के लिहाज से, छंदों के अनुशासन से वे भी अनुपम है। वे ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा, अच्छे से लिखा। एक बातचीत, एक आम बातचीत की शैली में, जो कि आम आदमी उसको समझ सके, जान सके, पढ़ सके, ऐसी शैली का उन्होंने प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, बतौर पत्रकार, पत्रकार के तौर पर, बतौर पत्रकार, पत्रकार के तौर पर कवि घटनाओं से निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर साय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार। इनकी कविताओं की विशेषता बताई जा रही है। दूसरी कविता, एक तो पत्रकारिता में घटने वाली घटनाओं के ऊपर उन्होंने बेलोस तरीके से लिखा है। दूसरा, यहाँ पर कविताओं में दूसरी विशेषता छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार किया गया है, यानी कि जो छोटा बड़ा है उसके प्रति पूरी तरह से सम्मान की भावना प्रकट की गई है। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों की समस्याओं पर भी दृष्टि नहीं डाले, बल्कि जिनका सम्मान भी हाशिए पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी कविता रचनाओं में विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता। देखो, भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत, ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी किया है। उनकी ताकत बढ़ती हुई सत्ता के खिलाफ भी साहित्य के, पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे इनकी एक रामदास कविता, वर्तमान दौर में हर जगह रामदास मर रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, ये कविता थी। नाम की उनकी कविता। रामदास एक गरीब व्यक्ति का प्रतीक है, अमीर लोग उसे हर जगह मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ये कविता का भाव है। रामदास की चर्चा इसलिए आई है क्योंकि रामदास उनकी एक बहुत बड़ी कविता है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्यारे बच्चों, इसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे रामदास को, तो BA सेकेंड ईयर के अंदर। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके में जो पाठ का जो सार है, पाठ के बारे में क्या कहना है, पाठ के बारे में क्या कहता है, पाठ का सार, भाव, पाठ का कथ्य, एक बार आओ हम देखते हैं। अत्यंत बहुत ही साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में ये कविता, इस कविता की एक व्याकरणिक शैली विशेषता ये भी होगी कि अत्यंत साधारण अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण होता है भयंकर विडंबनाओं को, भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण जो बातें होती हैं को पकड़ने की जो कला, समाज में दुर्भाग्यपूर्ण जो बातें होती हैं, आम आदमी की जो पीड़ा होती है, गरीब असहाय दुखी जन की जो पीड़ा होती है, प्यारे बच्चों, उनको कवि ने उनको जीवन की विडंबनाएं कहा है। पकड़ने की जो कला रघुवीर साय की कविता मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता। यानी कि पीड़ाएं जो होती हैं, आम जन की पीड़ा, उनको पकड़ने की कला इनके अंदर है। कैमरे में बंद अपाइज तो लोग भूल गए हैं, कैमरे में बंद अपाइज तो लोग भूल गए हैं, संग्रह जो लोग भूल गए हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये साहित्य की रचना इससे लिया गया है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि साहित्य की किन संग्रह से लिया गया है। तो लोग भूल गए हैं, उससे पहले इन दिनों कोई दूसरा नहीं, हम इससे पहले कवि की कविताएं पढ़ी थी, निशानी मंत्रण से पढ़ी थी हमने, इसके बाद संग्रह से ली गई। शारीरिक, देखो कैसे लिखा जाता है, शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह से के सवाल पूछे जाएंगे। एक दुखी व्यक्ति, एक अपंग, जिसको हम आजकल दिव्यांग कहते हैं,
एक दिव्यांग व्यक्ति को कैमरे के सामने पकड़कर लाया जाता है। ये मीडिया से जुड़े हुए कवि थे और उन्होंने मीडिया की जो कमजोरियां हैं, जो मीडिया की जो अपने पैसे कमाने का तरीका है, उसके ऊपर उन्होंने बखूबी बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि मीडिया किस तरह से गलती कर बैठता है। तो इसमें बताता है कि शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा यानी कि उनकी जो हाव भाव, जो तौर तरीका है, वो किस प्रकार अपनाएगा, जेस्चर पोस्चर किस तरह अपनाएगा, उससे कैमरे के सामने ला करके, टेलीविजन कैमरे के सामने ला करके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे? एक दिव्यांग से। भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि उसकी कोई किसी प्रकार से पूरी तरह से उसको देखा जाएगा। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम, जो एक आमजन की पीड़ा होती है, उसके साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने पर दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है, प्यारे बच्चों, दुर्भाग्य यह है आज के समय में, बताता है कवि, कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, एक आम पीड़ा को पर्दे के ऊपर ले जाते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत, यानी कि बिजनेस के तहत, यानी कि बिजनेस बन गया, एक ऐसा आय को कैमरे के सामने ला करके उससे पैसा कमाना है, जनता से पैसा कमाना है, उसकी पीड़ा को उजागर करके, तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। इस तरह से आपकी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती है, समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की एक कविता, यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को, टेलीविजन स्टूडियो की जो टीवी जो कार्यक्रम है उसकी दुनिया को माध्यम से जोड़कर देखना, यातना वेदना को बेचना चाहता है, बहुत सारी वेदनाएं पीड़ाओं को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौतियां झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया, इस कविता को शारीरिक निष्कर्ष निचोड़ सबसे बड़ा ये है प्यारे बच्चों, इस कविता की शारीरिक चुनौतियां झेलते लोगों के प्रति, शारीरिक चुनौतियां दिव्यांग शरीर से किसी अपंग होते हैं, झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करके पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने दूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्य, करुणा जगाने के, लोगों की हमदर्दी जगाने के चक्कर में जो कार्यक्रम है वो किस तरह से क्रूर बन गया, किस तरह से निर्दयी बन गया, किस तरह से दयाहीन बन गया और आम लोग उससे दुखी हो गया, बल्कि उससे आनंद प्राप्त नहीं किया। प्यारे बच्चों, ये है हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। तो हमने प्यारे बच्चों आपको बताया कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला है इस कविता में। ये बात है, इसका भाव सौंदर्य पढ़ रहा हूँ मैं। इस कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों, देखो दूरदर्शन कर्मियों कैसे लिखा जाता है, ध्यान दे। दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता ही बड़ी आती है और क्रूरता, कु बड़ा आता है, क्रूरता पर प्रकाश डाला गया। प्राय मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है।
अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर, दिव्यांगों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर, दयाहीन, निर्दयी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर मीडिया वालों द्वारा ताजा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है, दर्शकों के सामने रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष, गहरा व्यंग किया है। इस कविता की विशेषता प्यारे बच्चों, शिल्पगत सौंदर्य बात कर रहा हूं मैं। शिल्पगत सौंदर्य की जहां तक मैं बात करूं तो कविता के अंदर बहुत सारी व्याकरणिक विशेषताएं, भाषागत सौंदर्य विशेषताएं इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें जो है हम बताएंगे, इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी की खड़ी बोली में रचित है और तुकांत नहीं है इसमें। कविता में अतुकांत छंद है, मुक्तक छंद है। कविता में गेयता का आधार नहीं बनता। भाषा अत्यंत सरल है। छोटे छोटे शब्दों के माध्यम, वाक्यों के माध्यम से बात को कवि ने प्रभावशाली बनाने का प्रयास भी किया है। कोष्ठांकित वाक्यों का प्रयोग करके एक कवि ने कविता की दृष्टि से एक नया प्रयोग करने का भी प्रयास किया है। कविता में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है कविता में। और जो अलंकार आएंगे, जैसे अनुप्रास तो है ही, और आएंगे तो हम बीच में आपको बताएंगे। तो ये भाव सौंदर्य बना प्यारे बच्चों, शिल्प सौंदर्य बन गया। अब जो है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। प्यारे बच्चों, कविता यहाँ से शुरू होती है। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर अपने विचार रखेंगे, बोलेंगे। देखो ले के ऊपर बिंदु है, बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम समर्थ हैं सब प्रकार से, हमें सब प्रकार से हम समर्थ हैं, यानी कि लाभान्वित हैं, शक्तिवान भी हैं। समाज के सबसे बड़े शक्तिशाली लोगों की गिनती में हम आते हैं। हम एक दुर्बल, कमजोर को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक बंद कमरे के सामने हम उसे लेकर के आएंगे। बंद कमरे से अभिप्राय यानी कि टेलीविजन कार्यक्रम के सामने, स्टूडियो के अंदर। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, उससे पूछेंगे प्रश्न, क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, ये प्रश्न करेंगे। हम उस अपाहिज को ला करके पूछेंगे आप अपाहिज क्यों हैं, क्यों अपाहिज हैं। प्रश्नात्मक शैली कहते हैं। एक विशेषता ये भी है प्यारे बच्चों, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, उससे हम पूछेंगे मीडिया वाले स्टूडियो में उस अपाहिज को ला करके कि आपका अपाहिज तो दुख देता होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न पूछना एक बहुत क्रूरता होती है। किसी के दुख को, किसी के दर्द को ताजा करना होता है। बस कवि यही बात बताना चाहता है कि हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। देता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसे कैमरा दिखाओ बहुत बड़ा, बड़ा कैमरा इसके सामने रखो। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। ये ब्रैकेट में बंद करके बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका कवि ने अपनाया है। हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, ये बता नहीं पाएगा अपने दुख दर्द को, ये सब लोगों के सामने रख नहीं पाएगा। ये बात इस प्रकार की मीडिया वाले उसके सामने बार बार प्रश्न करके रख रहे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पैरा है, इसके प्रश्न हम देखते हैं। जैसे इस गद्यांश, इस कविता में कवि पर व्यंग किया, कवि किस पर व्यंग किया गया, जैसे प्रश्न ये बन गया इस पैरे के। तो प्यारे बच्चों बताएंगे, इस कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली
पर गहरा व्यंग किया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के चक्कर में अपाहिजों और दुर्बलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनसे वे बेतुके सवाल पूछते हैं तथा उनकी संवेदनाओं को कुचलने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न है, समर्थ, शक्तिवान और दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं? समर्थ शक्तिवान लोग दूरदर्शन के स्वामी हैं। ध्यान दे, समर्थ शक्तिवान लोग दूरदर्शन के स्वामी हैं, मालिक हैं, वो जैसा करें वैसा ही होता है। वे दुर्बलों की पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखकर अपने कार्यक्रम को रोमांचक बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, ताकि वे इस माध्यम से पैसा कमा सके, लाभ कर सके, धन कमा सकें। प्यारे बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न है, अपाहिजों से पूछे गए प्रश्न बेतुके, बेकार और व्यर्थ हैं। उन्हें सुनकर अपाहिजों के हृदय की ठेस पहुंचती है, कोई दिलासा नहीं मिलती। और इसका चौथा प्रश्न हम पूछते हैं, प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन पर अपाहिज से जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है? प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण करना चाहता है, सीधा प्रसारण, जिससे लोग देखें और उसका फायदा लाभ उठाएं, जिससे उनके चैनल को वाहवाही मिले। उसके एक मिनट की बहुत कीमत होती है। वो कहता है मेरे पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसलिए वह चाहता है कि अपाहिज अपने दुख दर्द को बिना समय गवाए पूरे जोर शोर से बनाए, ताकि लोग सुनकर गर्वित हो उठें। तो इस तरह से प्रश्न और भी बन जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इनको प्रश्नों को देखना है, समझना। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम यहाँ से फिर आगे से यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।